की 41 बिल्डिंग मामले में एक नया अपडेट है। अपडेट ये है कि YS रेड्डी अब सस्पेंड हो गए हैं और इसके साथ ही अब उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। मसला कुछ ऐसा है कि नालासोपारा के 41 बिल्डिंग मामले में महानगर पालिका कमिश्नर की तरफ से कार्रवाई करते हुए YS रेड्डी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और इसके साथ ही अब महानगर पालिका यानी उनकी विभागीय जांच भी शुरू करेगी। आपको बता दें कि 15 मई को ये रेड हुई थी ईडी की तरफ से और उनके हैदराबाद वाले घर से 9 करोड़ रुपए कैश और लगभग 23 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई थी। ये टोटल जो आंकड़ा था ये बहुत छोटा आंकड़ा कहा जा रहा है और आंकड़ा काफी बड़ा यानी हजारों करोड़ों में भी हो सकता है, क्योंकि YS रेड्डी का वसई विरार से संबंध साल 1991 से है। अब इस पूरे प्रकरण में कई खुलासे हो रहे हैं और हाल फिलहाल आपको बता दें कि 13 जगह जो ईडी की रेड हुई थी उसमें ईडी ने सबको सर्च किया। सर्च करने के बाद प्रॉपर्टी और दूसरे जो लेन देन है उसकी जांच पड़ताल की और उसके बाद ये जो जितने भी 13 लोगों के 13 लोकेशंस थे और लोग कितने हैं वो आपको कंफर्म अभी आंकड़ा नहीं दिया ईडी ने, लेकिन इन 13 लोकेशन से जितने लोगों को उन्होंने खंगाला था उन सबको मुंबई के ऑफिस में एक डेट पे बुलाया गया है। सीताराम गुप्ता को 20 तारीख दी गई है। इसके साथ ही आगे ऐसे इसी प्रकार से आगे जो डेट्स है उनको दी गई है। अब आगे ईडी क्या करती है इस पे सबकी नजर है, लेकिन इसके पहले महानगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए YS रेड्डी को जो सस्पेंड कर दिया है। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जैसे ही ईडी की रेड पड़ी वैसे ही जो रेड्डी हैं वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उनका इलाज चल रहा है और लोग उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की रेड जो है अभी काफी दिन चल सकती है। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। खैर फिलहाल आपको बता दें तो 2009 के पहले जो जानकार है वहां के बता रहे कि 2009 के पहले जब सिडको थी उस समय सिडको में रेड्डी हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन ईडी सर्च कर रही है, क्योंकि साल 2009 के पहले ये 41 बिल्डिंगों का जो ढांचा था, पर्टिकुलर मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे आसपास जो अवैध निर्माण हुए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात सिर्फ उसकी कर रहा हूँ जो 2009 में उस प्लॉट पर 30 एकड़ सरकारी जो इनके प्लॉट थे और 30 एकड़ जो सरकारी जमीन थी, ये टोटल पे जो कंस्ट्रक्शन हुए वो हो चुके थे 2009 में ही, ये बताया जा रहा है। तो 2009 के इस कनेक्शन के बाद अब जब ईडी ने रेड मारी है तो जो YS रेड्डी हैं उनके साथ कनेक्शन क्या जुड़ता है, तो ये बहुत पुराना रिश्ता है। 2009 के पहले वो सिडको में थे, उसके बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका में आए और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मार्केबल की 2012, ध्यान दीजिएगा, 2009 में ये जमीन बनकर तैयार हुई जहां पर लोग रहने लग गए और इन रहने के दौरान लोगों का बसेरा हो गया, लोगों के घर जो खरीद बिक्री थी वो भी हो गई। 2012 में महानगर पालिका ने उस जमीन पर उस पे रिजर्वेशन डाला, यानी 2009, 10, 11 ये 3 साल थे महानगर पालिका फॉर्मेशन बनने से लेकर महानगर पालिका में कमेटी और राजनीतिक दल के स्थापित होने तक। लेकिन 2012 में महानगर पालिका ने वहां पर रिजर्वेशन डाला। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि उस प्लॉट पर रिजर्वेशन आप कैसे डाल सकते हैं जब वहां पे लोग रह रहे हों। 40 बिल्डिंग का ढांचा वहां पे खड़ा था और सैकड़ों हजारों परिवार वहां पे रह रहे थे। बावजूद उसके 2012 में किसका दिमाग ये चला कि इस जमीन पर जाकर रिजर्वेशन डालना चाहिए। तो जैसा 2012 में इस पे रिजर्वेशन डाला गया वो तब डाला गया जब उसमें लोग रहने लग गए थे, वहां पे खरीद फरोख्त हो गई थी, हजारों परिवार वहां वास्तव्य कर रहे थे यानी रह रहे थे। इसके बावजूद 2012 में महानगर पालिका के जो नगर सेवक मेयर बनते हैं और सब सारी फॉर्मेशन होती है कमेटी, तो इन कमेटी ने भी महानगर पालिका के इस कृत्य का विरोध क्यों नहीं किया। इंपॉर्टेंट सवाल ये है। दूसरा, 2012 से लेकर 2024 यानी 2012 से लेकर अगला 10 साल अगर जोड़ते हैं तो 2022 ये क्या है। दरअसल MRTP एक्ट 126 नंबर जो धारा है उसमें कहा जाता है कि अगर नगर रचना विभाग, महानगर पालिका की नगर रचना विभाग जो जमीन को, चाहे वो खेल मैदान हो या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो या अन्य किसी गार्डन हो, किसी प्रकार का रिजर्वेशन अगर डालती है तो उसको अगले 10 साल में उसको अधिग्रहण करना होता है। जमीन मालिक से उसका जो भी लेना देना है करके वो महानगर पालिका के इस पे लैंड उनके नाम पर जानी चाहिए थी। अगर 10 साल में वो फेल होते हैं ऐसा करने से तो उसका रिजर्वेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। उसके बाद वहां पे जो उसके जमीन मालिक हैं उनको सिर्फ एक लेटर लिखना होता है महानगर पालिका के नाम और उसकी वैलिडिटी 6 महीने के बाद होती है। उन 6 महीने के बाद ये एक्ट अपने आप काम करने लगता है और वो जो उनका रिजर्वेशन डाला हुआ होता है वो खत्म हो जाता है। अगर 41 बिल्डिंग नालासोपारा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2012 से लगा हुआ रिजर्वेशन अगले 10 साल यानी 2022 में ऑटोमेटिक समाप्त तब हो जाता और इसके बाद उस खेडूत को यानी उनके जो लैंड ओनर है उनको एक लेटर लिखना होता था महानगर पालिका को। इसी बीच इस पूरे प्रकरण में
जो है पिटीशन दाखिल हुआ और हाई कोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ पे रिजर्वेशन डाला गया है और उसको कैंसिल करना चाहिए। हाई कोर्ट ने वही संज्ञान लिया क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी, पब्लिक के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में जमीन रिजर्व की गई थी, तो कोर्ट ने बाकायदा उस हिसाब से उन्होंने संज्ञान लिया। मामला 2019 का था और मामला 2022 तक आकर खत्म हो जाता है, वो तब की 10 साल की वैलिडिटी एमआरटीपी एक्ट के तहत पूरी होती है। 2022 यानी 12 से लेकर 22 के बीच में 10 साल निकल जाते हैं। 22 के बाद भी बिल्डिंगों की तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। बिल्डरों को एमआरटीपी नोटिस दी जाती है, उन्हें जेल में भेजा जाता है, ईओडब्ल्यू उसकी जांच भी करती है। बावजूद उसके जो इमारतें हैं वो 2025 में यानी 24-25 में वो तोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज मार्केबल है ये कि कॉरपोरेशन या फिर जो पिटिशनर है या जो अन्य लोग हैं जो बचाव करता है, उन्होंने कोर्ट को ये समझाने में, ये बताने में शायद वो फेल रहे कि 2022 जो 10 साल का क्लॉज है एमआरटीपी एक्ट का, वहां पर अगर वो सक्षम तरीके से बता पाते तो शायद है कोर्ट अपनी कार्रवाई को वापस लेता, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण न तब हुआ था ना अब हुआ था। इन सब के बीच धनंजय गावड़े जो पूर्व शिवसेना लीडर हैं, उनका दावा है कि जो इस ईडी के रेड में जो सामने आया, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईडी की रेड करने के लिए उन्होंने कहा, ईडी को उन्होंने बताया जाके कि यहाँ पे अनिल गुप्ता का उन्होंने नाम लिया। उनका आरोप है कि अनिल गुप्ता ने ये जो 41 बिल्डिंग की जगह है, इस जगह का रिजर्वेशन डालने के लिए वेस्ट वसई पश्चिम, नालासोपारा वसई पश्चिम का जो हिस्सा है वहां डालने के लिए बोला और ये हुआ भी था। तो इसका मतलब ये है कि आरोप उनके काफी हद तक करीब तक जो है वो सच भी हैं। लेकिन अब देखा जाए तो इसमें बिल्डिंगें, इमारतें टूट चुकी हैं और जो रहवासी हैं वो अभी भी पुनर्वसन की राह देख रहे हैं। इन पूरे प्रकरण में फिलहाल ईडी अपनी जांच कर रही है और इसमें कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ का महसूल यानी जो रेवेन्यू है वो डुबाया गया है। उसके साथ ही उस लैंड पे किसकी नजर है ये भी देखना होगा। इस पूरे प्रकरण में अभी तक कोई पत्ते नहीं खोल रही है। ईडी के पास कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं, यानी वो डॉक्यूमेंट वाईएस रेड्डी के घर से लगे हैं जिनमें लोगों का लेखा जोखा है, जिनमें टाउन प्लानर ने लोगों को जमीनें दी हैं। इन सब के बीच देखेंगे तो वसई विरार में जो भी रिजर्वेशन जगह है, उन सारे रिजर्वेशन जगहों पर वह तरीके से इमारतें बनाई गई हैं। और ऐसा प्रकरण पहले आपने देखा था कि बिना फर्जी ओसीसीसी का जो 52 बिल्डिंगों का प्रकरण आया था विरार का, वो भी प्रकरण बहुत ही गंभीर था, लेकिन उसमें संलिप्तता काफी लोगों की थी। और यहाँ पे ये हमें ये मेंशन करना जरूरी नहीं कि कौन सा राजनीतिक दल है और किस तरीके के लोग हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जो लोगों ने ये बिल्डिंग इमारतें बनाई हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके ही बनाया हुआ है। तो कुल मिला के देखेंगे तो इस पूरे प्रकरण में अब आने वाले दिनों में कुछ और पत्ते खुल सकते हैं। तो जिस तरीके से धनंजय गावड़े जो पूर्व शिवसेना लीडर हैं, उनका स्पष्ट आरोप है अनिल गुप्ता के ऊपर। खैर फिलहाल पिछले 15 से लेकर आज 19 तारीख हो गई, 4-5 दिन के दिन हो गए और इन सब में अभी तक आपने देखा कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसमें अब धीरे धीरे तारीखें मिलेंगी और जिनको भी उन्होंने सर्च किया था उनको बुलाया जाएगा और उनसे आगे की जांच तस्दीक की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक लोगों की नज़र बनी हुई है कि क्या उन कॉन्टेक्ट्स को भी ईडी उजागर करेगी या फिर उनको भी सर्च के दायरे में लाया जाएगा जिनके नाम उनकी लिस्ट में मिले हैं। फिलहाल आपके इस पूरी जो खबर है इस पे आपकी अपनी राय क्या है? और 2009 के पहले जो इमारतें बन चुकी थी उन इमारतों पर रिजर्वेशन डालने का जो मुद्दा आया 2012 में अगर देखेंगे तो ये भी अपने आप में संदेहास्पद होता है कि जहां पे लोगों का बस्ती जिनकी बस गई है वहां पे रिजर्वेशन डालना कहां तक उचित है। और रिजर्वेशन डालना नहीं, रिजर्वेशन डालने के बाद भी जमीन अधिग्रहण ना करना, महानगर पालिका को उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड ना बनाना भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में उनको खड़ा करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहने हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी।